गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरएल क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान मतलब एक तरीके से देखा जाए कि संविधान का अर्थ क्या होता है, तो संविधान है एक तरीके का इस तरह का दस्तावेज है जिसमें किसी भी राज्य या किसी भी देश को चलाने के लिए किस तरह से चलाया जाएगा वह नियम कानून वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या डेफिनेशन दी है। संविधान एक राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें उद्देश्यों के संकेत मिलते हैं। ठीक है, कि किस तरह के उद्देश्य उस देश के हैं, किस प्रकार का राज्य होगा तथा किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारें इन आदर्श मूल्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। राज्य के 3 अंग होते हैं, 3 पिलर्स इन्हें बोलते हैं, और विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका क्या करती है कि वो नियम वगैरह बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उन नियम जो कानून बने हैं उनको जो है लागू करवाती है, और उनका कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसके लिए बैठी है। एक 4th पिलर और माना जाता है, लेकिन प्रेस भी 4 पिलर के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन आजकल की प्रेस उस तरह की रही नहीं है ना। अब बात करते हैं राज्य के जो निवासी हैं उनके अधिकार और कर्तव्य, मतलब जो भी दस्तावेज है अपने भारतीय संविधान में उसमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की भी बात कही गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैसे। देखिए, सर्वप्रथम जो संविधान की मांग है वो 1895 सबसे ज़्यादा ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर हाँ ये भी आता है कि ये भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पहले मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो है पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, कुछ कह रहे हैं क्या नाम है ऑब्जेक्टिव होगा, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन मैंने इस तरह से पढ़ाया है कि अगर आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव भी आता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑब्जेक्टिव आता है तो बल्ले बल्ले है ना। और जैसे एक क्वेश्चन बन के आ जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण कीजिए, तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको बढ़ा चढ़ा के लिख दो, 2 पन्ने में आराम से 3 पन्ने में आ जाएगा, है ना। अब जैसे हमने पहले कभी आपको बताए होंगे कि प्रभावित करने वाले कारक हो गए, है ना, प्रभावित करने वाले कारक या फिर किसी चीज़ से संबंधित इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों को और उन कारकों को मैंने एक्सप्लेन किया है ना। ऐसे ही तो नहीं कि छोड़ दिया कि उनके नाम लिख दिए हो गया, है ना, ऐसा तो मैंने नहीं किया। तो जब भी अगर आप में वो उस टॉपिक से रिलेटेड आए, ठीक है, तो आप जो भी सिद्धांत हैं, जो भी प्रभाव हैं, उनके बारे में जो भी मैंने बताया है उसको ब्रीफ में लिख दीजिए, हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये टेंशन मत लेना कि डिस्क्रिप्टिव आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि परसेंटेज खींचने का जो है वो आराम से खिंच जाती है परसेंटेज, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कितना भी कर लोगे ना तो वो खिंचती नहीं है, वो करीबन आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना 70 या 75 ले आओगे, है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव होता है ना तो आप ईजिली 90 to 95 ले आ सकते हैं, ईजी, समझे। चलिए देख लेते हैं, संविधान का निर्माण की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम देखो आज का जो सेशन है वो जो है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम जो मांग हुई थी संविधान की तो वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मांग उठाई थी संविधान के बारे में, और वो स्वराज विधेयक में। ठीक है, कि हाँ इन्होंने स्वराज शब्द की बात कही थी। 1906 में नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, 1916 में होम रूल आंदोलन चल रहा था, तब उसी टाइम पे घरेलू शासन संचालन की बात हुई थी कि मतलब जो भी देश है वो स्वतः ही शासन करे। पहले उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, तो वो वही यही कहता था कि घरेलू शासन हो, मतलब जहाँ उस क्षेत्र विशेष के लोग ही वो उस पर राज्य करें, कोई दूसरा राज्य ना करे। 1922 में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ समझाया, तो इन्होंने गांधी जी ने जो है स्वराज का सब अर्थ समझाते हुए ये बोला कि जो स्वराज है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और दूसरा कि
जो संविधान है वो भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए, ये बोला था इन्होंने, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तब उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और स्वतंत्रता का झंडा भी फहराया था, ठीक है। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि भाई एम.एन. रॉय ने कि संविधान सभा होनी चाहिए जो कि किसी संविधान का निर्माण करे, ठीक है, औपचारिक रूप से बोला इन्होंने। फिर 1936 में फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की बात हुई, ठीक है, कि हाँ भाई संविधान सभा का गठन हो, और उन्होंने अंग्रेजों से मांग की कि भाई करो। 1942 की बात है, जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन में जो है संविधान सभा के जो मांग उठा रहे थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर आया 1946 कैबिनेट मिशन। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मतलब अच्छा हाँ, कि कैबिनेट मिशन जब आया तब ये संविधान जो है वो यहाँ पे बन चुकी थी, क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन, वो संविधान सभा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि संविधान की जो वो हो रही थी प्रक्रिया वो चालू हो गई थी, ठीक है। और क्या हुआ कि जो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, मतलब जो भी उसके अंतर्गत सदस्य आएंगे, जो भी संविधान बनाए, मतलब संविधान जो वो लोग बनाएंगे, है ना, तो उसके जो सदस्य थे उनका चुनाव हुआ। कैसे चुनाव हुआ कि जो है 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, और इस टाइम पीरियड में 389 थे, मतलब अलग अलग, उसमें से 296 जो थे वो प्रांत से आए थे सदस्य, ठीक है। लेकिन 93 कौन थे, देसी रियासतें थी, जो उन्होंने उस टाइम पे भाग नहीं लिया, वो अलग हो गए डायरेक्ट। 296 में 208 वोट कांग्रेस को मिले, 73 मुस्लिम वोट मिले, और अन्य दलों को 15 वोट मिले, ठीक है। चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं, है ना, इसको पहले देख लेते हैं, ये लिंक करेगा अच्छे से, देखिए। कॉल भी कभी कभी बहुत डिस्टर्ब कर देती है। हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे और पूरा गड़बड़ हो गया है। अब चलिए सीक्वेंस से फिर से बताते हैं, ठीक है। संविधान सभा के अधिवेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बता दिया, तो मैंने बोला था ये बाद में बताएंगे, ये पहले बता देंगे, है ना। चलिए देखते हैं। 1 दिसंबर को जो है भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, ठीक है। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे ना, पहला कब हुआ था, 1885 में, तो वैसे ही संविधान सभा के भी अधिवेशन हुए थे। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 के हुआ था। अच्छा, ये बताया था मैंने कि फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड अधिवेशन थे वो 2-2 दिन के गैप के हुए थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे वरिष्ठता के आधार पर इनको जो है वो अध्यक्ष चुन लिया गया था, कि वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वरिष्ठ थे संविधान सभा में, ठीक है। अब जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया इसका, है, और बोला कि हमें अलग देश चाहिए, अलग हमारा संविधान चाहिए, ठीक है। पृथक संविधान की मांग गई थी पहले अधिवेशन में। सेकेंड अधिवेशन जब हुआ तब 11 दिसंबर को हुआ, और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने, और याद रखना ये सर्वसम्मति से बने थे, ठीक है, सभी की सहमति थी। वी.एन. राव संविधान के सलाहकार नियुक्त हुए, ठीक है। तीसरी जो हुआ था अधिवेशन, देखिए पहले जो है जे.एल. नेहरू इसके खिलाफ थे, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को जे.एल. नेहरू ने मतलब जो है उद्देश्य प्रस्ताव खुद स्वयं उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके सबको चौंका दिया था, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव पारित भी कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ हिस्सा पारित हो गया, और पूर्ण रूप से संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था, ठीक है। संविधान सभा की जो है अंतिम अधिवेशन कब हुआ,
तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ और इसमें 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर करके संविधान को अपनी स्वीकृति दी, मान्यता दी। ठीक, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया और 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है संविधान को बनने में इतना टाइम लगा। अगर भूल जाए तो मैंने बताया था कि 12 दिन छोड़ के 3 साल हो जाते हैं। ठीक है, 18 में अगर 12 जोड़ो लास्ट में तो 3 साल हो जाते हैं। इस तरह से याद रख लो कि भाई 12 दिन छोड़ 3 साल, ऐसे ज़्यादा है। अब देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ। मतलब जो भी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे ना, तो वो प्रांतीय जो सभाएं पहले चली थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने अलग अलग टाइम पीरियड में पहले प्रांतीय परिषद, विधान परिषद स्टार्ट किया, फिर विधानसभा लाया। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा जो है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। ठीक है, कुछ ये फैक्ट हैं, यहाँ तक मैंने बता दिया था। कुछ ये फैक्ट हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो उसका क्या बोलते हैं, लैंड इनटू ब्रीथ क्या है, 3:2 में है। ठीक है, और जो है ये इसको स्वीकृति कब मिली, 22 जुलाई 1947 को। ठीक, चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय चिन्ह की, तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से मिला, सभी को पता है। ये 26 जनवरी 1950 को, याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, मुंडोकुंडस का सूत्र है सत्यमेव जयते। किस भाई पूछ लेते हैं कि जो अशोक चिन्ह के बीच में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से है, मुंडोकुपनिषद सूत्र। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन है, इसको 24 जनवरी 1950 को लिया गया और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था, है ना। चलिए बताते हैं वो बाद में। तो जब बात करें कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तब गाया गया था। ठीक, और जनगण मन जो है, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद जब आप करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेज़ों को श्रेष्ठ बताने की बात कही है। भारत भाग्य विधाता, तो मतलब उनको ये इंडिकेट करके बोला है कि अंग्रेज़ आप ही हमारे भाग्य विधाता हो। मतलब इसको कभी आप लोग जो है उस पर गूगल वगैरह पे करके देखिए, जनगण मन की जो भी अर्थ है ना, वो करके देखिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था लेकिन वंदे मातरम सच में बहुत एनर्जेटिक लगता है मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन जब मैंने इसका अर्थ इस सेंस में देखा था ना तो बहुत बुरा लगा था मैं, कि इतने बड़े राइटर होके उन्होंने ऐसा लिखा। इसी वजह से बड़े बड़े खुश भी रहते थे अंग्रेज, है ना। चलिए अब बात करें गायन की, तो जो है 52 सेकंड का है, सबको पता है। प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति 20-20 सेकंड की होती है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत, ये बड़ा मेरे को प्यारा लगता है राष्ट्रीय गीत, हालांकि बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। 1896 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो वहाँ पे ये गाया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो कैलेंडर जो है अपना वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत चैत्र 365 दिन का है और इसको अपनाया गया कब, 22 मार्च 1957 को। अपने यहाँ पे जो है जो 1 जनवरी को मनाया जाता है, क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, है ना, अंग्रेजी टाइम पीरियड के अनुसार। लेकिन अपना जो हिंदी कैलेंडर है ना वो अप्रॉक्स मार्च के दिन मिड ऑफ मार्च में कहीं जाके इसका हैप्पी न्यू ईयर होता है हिंदी में। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लें तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। इसको बाघ का साइंटिफिक नेम है पैंथर टाइग्रिस और मयूर मतलब मोर का है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाग की। ठीक है, तो संविधान में कुल 22 भाग हैं और अगर अनुसूची की बात करें
अनुसूची आपके में दिया नहीं गया है, ठीक है। सूचियाँ दी हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, वो आगे देखने को मिलेगी। हम मेनली इसको इसलिए और ब्रीफ नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसलिए टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं जो भी आपका बुक में है। वरना पॉलिटी तो आप भी जानते हो कि कितनी बढ़ा के, इतना पढ़ाना जो है एक क्लास की बात नहीं है। इसको बहुत लंबा ब्रीफ में, और आपको लगता है ये संविधान के जो भाग हैं ये भी इतना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाग की। तो संविधान में 22 भाग हैं। देखिए याद कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग तो इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और 22 हैं टोटल, 21 और 22 का इम्पोर्टेंस इतना मुझे लगा नहीं, लेकिन जो है ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि आपके जो भी सिलेबस है उसमें आगे के जो चैप्टर हैं वो दुर्लभ वर्गों के संरक्षण और दुर्लभ वर्गों के शिक्षा के क्षेत्र में और वंचित वर्गों के शिक्षा के क्षेत्र में बात किया गया है। तो शायद पूछ सकता है कि इसमें किसमें इसका वर्णन है, ठीक है। याद आप सारे कर लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो मैंने सर्कल किए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि आज ये पूरा कवर कर दें, तो अभी मैं इसी को आगे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो भारतीय जो संविधान है वो लिखित और निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका मतलब समझ लीजिए, प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होता है कि अपने भारत में जो है कोई भी डिसीजन होगा और भारत पे जो भी अधिकार होगा वो वहाँ के मतलब वहाँ के नागरिकों का होगा, वहाँ के देशवासियों का होगा। कोई भी राज्य है जैसे, तो अगर पहले प्रभुत्व संपन्न नहीं था, ब्रिटेन के लोग जो है अंग्रेजी लोग हम लोग यहाँ वो राज कर रहे थे, तो क्या करते थे कि वो एक सहायक संधि का प्रस्ताव लेके आए थे, है ना, वेलेजली। और तो इसमें क्या होता था कि वो डिसाइड करते थे कि आप किस राजा से युद्ध करो और किस राजा से युद्ध ना करो, या संधि करो या ना करो। एक तरीके से कठपुतली की तरह राजा कहने का राजा होता था, है ना, लेकिन वो जो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता था? अंग्रेजों के हाथ में होता था। तो वही कहा गया है कि भारत ऐसा देश होगा जो कि अपने डिसीजन और उनके खुद के अधिकार जो भी होंगे वो जो है वहाँ के देशवासियों के होंगे। बाहर से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा और बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको मतलब आदेश नहीं दे सकता, है ना, आप पे कोई चीज़ थोप नहीं सकता, ठीक है। आई समझ गए होंगे। लोकतंत्रात्मक राज्य की बात करें तो जनता के द्वारा शासन, है ना। गणतंत्रात्मक जिसका संविधान हो या फिर जिसकी क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था हो। संसदीय सरकार, संसद का है कि हाँ भाई जैसे संसदीय प्रणाली चलती है ना वो। समाजवादी, सभी का कल्याण की बात। धर्मनिरपेक्षता बता चुके हैं कि हाँ भाई देश के सामने कोई भी धर्म और किसी भी धर्म को माना नहीं जाएगा, ठीक है, सर्व धर्म एक समान है। संघ और एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो ये अच्छा है। संघ और एकात्मक व्यवस्था का समन्वय है। संघ मतलब भारत जो है अलग अलग स्टेट्स का मिला करके एक संघ है, ठीक है। और अगर एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो हर एक स्टेट की अपनी पर्टिकुलर एरिया है, उसमें पर्टिकुलर सरकार है और वो रूल कर रही है, ठीक है। अगर बात करें तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे रशिया की वो है, क्या बोलते हैं, रशिया या यूएसए की जो क्या बोलते हैं संविधान है, उसमें क्या है कि अगर कोई क्षेत्र विशेष है, ठीक है, वो टुकड़ों में बटा हुआ है, मतलब अलग अलग में एक स्टेट 2 3 4 5 6 मान के 6 स्टेट है, ठीक है। अब क्या होता है
अपना क्या है, अपने में संघीय व्यवस्था है कि भाई तुम हमारे मतलब भारत देश में जुड़े हो, तुम अलग नहीं हो सकते हो। तो कोई सारे लोग एक साथ हैं, ठीक है, और सभी को अधिकार भी दिए हैं। लेकिन अमेरिका जैसे में क्या होगा, अगर एक स्टेट ये कह दे कि नहीं भाई मुझे आपके साथ नहीं जुड़ना, है ना, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है, और फिर इतने का रह जाएगा जो भी है बचा हुआ पार्ट, समझ रहे हो आप। तो अपने इंडिया में जो भी स्टेट हैं उनको अलग होने की जो है परमिशन नहीं है। अगर भारत से जुड़े हो तो फिर अलग होने की परमिशन नहीं है, ठीक है। ये कठोर तथा लचीलापन का समन्वय, कठोर इसीलिए है कि भाई एक बार आ गए दोबारा नहीं जा सकते हो। लचीलापन इसलिए है कि आपको हर स्टेट को जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सरकार बनाओ, अपने हिसाब से रूल करो, लेकिन जब देश की बारी आएगी तो वहां पे केंद्र जो है वो रूल करेगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। अगला क्या है, भारतीय संविधान का विभिन्न, अच्छा जो भारतीय संविधान आपको पता है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया, मतलब अलग अलग करीबन 60 देशों के संविधान को पढ़ा और समझा और उनसे कंक्लूजन निकाल के फिर एक संविधान बनाया गया, ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब देखिए विदेशी स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हैं हो नहीं सकते हैं। पहला तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो 1935 से चला आ रहा है, उसमें क्या था, एक संघीय व्यवस्था थी, ठीक है, कैसे रूल किया जाए, मतलब कैसे देश को चलाया जाएगा, संसदीय प्रणाली जो होती है ना वो, ठीक है। संघीय व्यवस्था कैसे होगी कि सभी लोग एक दूसरे से लिंक रहेंगे, अलग नहीं होंगे, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। राज्यपाल के कार्यकाल की बात कही गई कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो कैसा होगा। यूपीएससी की बात कही गई है। प्रशासनिक विवरण की बात करी गई कि प्रशासन कैसा होगा। शक्तियों के वितरण की बात कही गई है, कौन कौन राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्यों को किसी मतलब कुछ विषय होते हैं तो उन पे राज्य अपना वो बनाता है नियम कानून, और केंद्र सूची में केंद्र डिसीजन लेता है, और समवर्ती सूची में जो है दोनों केंद्र और राज्य का मिला हुआ होता है। जैसे समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में शिक्षा को जोड़ा गया। पहले शिक्षा जो थी वो केंद्र का विषय थी कि केंद्र इस पे नियम कानून बनाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 1976 में संशोधन किया गया और समवर्ती सूची में शिक्षा डाल दिया कि शिक्षा का जो है वो राज्य भी उस पर वर्क करेगा और केंद्र भी वर्क करेगा, ठीक है। और पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण, पशु पक्षी, ये सारी चीजें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई, ठीक है। और आपातकालीन उपबंध, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, जो संसदीय व्यवस्था है हमारी, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, वहाँ पे क्या नाम है, हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक वो है क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ एक और थी, एक हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, दूसरा कौन सा बोलते हैं वो कमेंट करना भाई। लोकसभा और राज्यसभा में हो गया उच्च से, हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है वो लोकसभा होता है वहाँ का। राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक नाम मात्र का महत्व वही है कि जो मेनली शक्ति किसके पास है, पीएम के पास है, प्रेसिडेंट के पास उतनी शक्तियाँ नहीं है, वो नाम मात्र का है। विधायी प्रक्रिया मतलब जो भी चुनाव होंगे वो सारी चीज़ें। एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता रहेगी, दो देशों की नागरिकता नहीं रहेगी। मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल में किस तरह का वो होगा, क्या बोलते हैं, कार्य। परमाधिकार रिटें हैं 5 प्रकार की, आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब तो देखेंगे कि 5 प्रकार की रिट होती है, ठीक है। द्विसदनवाद संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, तो मतलब 2 सदन की संसदीय व्यवस्था होती है ना, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक।
फिर है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही एक और आता है, देखना जरा, विधि का समान संरक्षण, और कोई आएगा बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, मतलब ये थोड़े एक से लगते हैं तो ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण जो है किससे लिया गया, तो एक आपका जो है अमेरिका से लिया गया, एक ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सभी एक जैसे होंगे। अगर कोई क्राइम करता है ना, तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सजा सेम मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका का संविधान, ठीक है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है कि न्यायपालिका जो है हर चीज़ से स्वतंत्र होगी। जैसे नियम कानून, मतलब किसी इस पे कोई वो बाउंडेशन नहीं लगा सकता, कोई भी प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग तो आप लोग जानते होंगे शायद कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, इनको जब पद से हटाया जाता है ना, तो एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऐसा होता है कि पहले, मतलब इसको डिटेल में बताने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं। जैसे ये राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होता है कि लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, एक अप्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगर उस पर सहमति वोट मिल गया 2/3 का, तो जो है वो दूसरे सदन में चला जाएगा। एक तो पहले जैसे मान के चलते हैं, एक लोकसभा में प्रस्ताव आया है ना, तो लोकसभा से प्रस्ताव जो है वो पारित होके फिर राज्यसभा में जाएगा। और अगर राज्यसभा से पारित हो गया तो 2/3 बहुमत से, तो राज्यसभा के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा 14 दिन के लिए कि भैया सफाई दो अपनी। और अगर वो सफाई नहीं दे पाते हैं और उस चीज़ का जो है वो नहीं निकाल पाते सॉल्यूशन, तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया वाइस प्रेसिडेंट में होती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की प्रक्रिया में एक खास बात ये होती है कि जो है वाइस प्रेसिडेंट की प्रक्रिया में ये खास बात होती है कि राज्यसभा में ही सबसे पहले अप्रस्ताव जो है वो पारित होगा, ठीक है। ये राज्यसभा में सबसे पहले आएगा ये प्रस्ताव, ठीक है। ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण, तो मतलब क्या है कि विधि जो है वो सभी की समान संरक्षण करेगा, ठीक है। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड का संविधान नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। कनाडा की बात करें, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब अवशिष्ट शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि जिस टाइम पे ये बना नहीं था संविधान, तब मोबाइल फ़ोन वगैरह तो नहीं थे ना, और बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो ये अवशिष्ट ही तो थे। अब जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होगी, है ना, तो वो क्या होगी, वो सारा उसका जो दायित्व, मतलब उसके जो भी अंडर आएगा वो केंद्र के अंडर आएगा, ठीक है। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब जो भी राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है, वही चीज़ है कि एक मजबूत केंद्र होगा और संघीय व्यवस्था होगी कि सभी के सभी जो स्टेट हैं वो एक साथ रहेंगे। जर्मन का वाइमर संविधान क्या है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। देखिए, जब भी आपातकाल लगता है
तो 20 और 21 जो मूल अधिकार हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आपातकाल लगा, ओ नो सॉरी, मूल अधिकार जब जो आपातकाल लगता है तो तुरंत मूल अधिकार 20 और 21 किसी भी कंडीशन में जो है वो खत्म नहीं होते। ठीक है, 20-21 किसी भी हालत में खत्म नहीं होते, लेकिन बाकी के जो वो है क्या बोलते हैं मूल अधिकार, वो फिर राष्ट्रपति बताएगा कि भाई किसको मतलब कौन सा मूल अधिकार रहेगा और कौन सा कुछ जब तक आपातकाल चल रहा है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, रूस का अधिकार तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्तावना, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय के आदर्श इस तरह के वर्ड लिए गए। ठीक है, फ्रांस का संविधान की बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। प्रस्तावना में याद रखना कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक ये वाले टर्म जो हैं वो आपके रूस से लिए गए हैं। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वो फ्रांस से लिया है। आपको याद होगा कि जो फ्रांस की क्रांति है वो इन्हीं तीनों के बेस पे हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ही जो है उस पे हुई थी क्रांति पे, ये 3 मुद्दे थे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। शायद पूछ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 368 है। ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये देखो, ये बताया मैंने, ये 3 चीजें एक जैसी लगती हैं इसलिए थोड़ा डाउट में आ जाते हैं। जापान क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून, जो भी नियम कानून किस तरह से बनाएगा वो बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची, ये जो स्पेशल है ये मेनली कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। ठीक है, संयुक्त बैठक जो है उसका प्रावधान है। ये संयुक्त बैठक कब होती है, जब केंद्र और राज्य में जो है मतभेद हो जाते हैं। केंद्र और राज्य क्या मतलब, लोकसभा और राज्यसभा में हो जाते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में। और जब बहुमत नहीं पारित होता है तो राष्ट्रपति जो है वो एक संयुक्त बैठक बुलाता है 108 के तहत। हाँ, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब जब लोकसभा का अध्यक्ष करेगा तो वहीं के लोग नहीं जीतेंगे, ज़्यादातर संयुक्त बैठक में केंद्र लोकसभा ही जीतती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो जीएल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति का तो बच्चा भी जानता होगा। देखो बेसिकली मैंने जितनी लिखी है ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट ही लिखी है। और वैसे तो 8 जो है, 8 छोटी मतलब 8 बड़ी समितियां हैं और 15 छोटी समितियां हैं और कुछ उप समितियां भी हैं। तो मैंने सारी ना लिख के कुछ लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये दोनों उप समितियां हैं। ठीक है, और बाकी ये सारी बड़ी समितियां हैं। चलिए, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति हो चुका है। परामर्शदाता समिति सरदार पटेल इसमें भी थे। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति वो भी राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों से समझौता करने के लिए समिति थी वो जीएल नेहरू की थी। अध्यक्ष थे ये सारे। ठीक है, मौलिक अधिकार की उप समिति कौन थी, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। ये तो मतलब मैं तो बोल ही चुका हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट कहने की बात ही नहीं है इसमें। अच्छा, एक मोटा ये देख लीजिए कि विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है, जो कि 1887 में लिखा गया और इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। ठीक है, और ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है लेकिन वो विकसित संविधान है। ठीक है, वहाँ के लोग आराम से नियम कानून को फॉलो करते हैं। और अपने भारत में विकसित है वो, विकासशील संविधान है। मतलब बहुत से लोगों को अपने नियम कानून को पता नहीं है और दूसरे नियम कानूनों को फॉलो भी नहीं करते हैं। ठीक है,
अगर भारत के संविधान को कायदे से फॉलो किया जाए ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बस वही है, फॉलो नहीं हो पाता है। और फॉलो क्या, फिर कुछ चीज़ें जो है वो अपने स्वार्थ के लिए फिर चेंज भी कर लेते हैं। इतने संशोधन हुए, है ना, इतने संशोधन हुए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात आई कि ये जो है ये वंशानुक्रम के तरीके से नहीं चलेगा कि हाँ भाई आप डिसाइड करोगे कि कौन नया न्यायाधीश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो वाला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट भाई सब कोई भी जज भाई बैठेगा तो भाई वो अपने खिलाफ थोड़ा ना जाएगा। तो वही है, तो ये वाला काम नहीं किया। वैसे मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे उन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको भाग बताए, लिखा यहाँ पे लिख के दे दिया, अब जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिए, है ना। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का मुझे वो लगता नहीं है, क्योंकि टाइम है नहीं और आपके में इतना पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और जितना पूछा जाएगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पे है। एक चैप्टर से कितना पूछ लोगे आप, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन। इसलिए मैंने भाग में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। और बेसिकली जो है मेरे हिसाब से मूल अधिकार और मौलिक नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ये जो डीपीएसपी है और मौलिक अधिकार, तो इनसे हमें लगता है 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब का बात करते हैं भाग की। चलिए भाग क्या होता है ये बता दें, अगर कोई बच्चा नया है जो ये सब नहीं जानता, शायद कंपटीशन में नहीं आया होगा, तो इतना है। वैसे तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे कि भाग क्या होता है। और भाग ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अपना चैप्टर यूनिट होती है ना, एक यूनिट होती है, उसी के अंतर्गत चैप्टर होते हैं और चैप्टर में क्या क्या वर्णित है या क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके का यूनिट है। जैसे पहली यूनिट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक। फिर उसमें एक चैप्टर है संघ का नाम इंडिया और भारत है और उसके राज्य क्षेत्र का संपूर्ण वर्णन दिया है चैप्टर में, है ना। तो इसी तरह से ये भाग भी होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को 22 भागों में बांट दिया गया, है ना। और एक पर्टिकुलर बात कही गई कि हाँ इसमें भाग एक में इस क्षेत्रों की बात करेंगे और भाग 2 में नागरिकता की बात करेंगे, भाग 3 में जो है हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे, 4 में डीपीएसपी की बात करेंगे। तो क्या होता है ना कि जो एक सीक्वेंस, एक रिदम बनी, मतलब ताकि कोई चीज़ें छूट ना जाए, मिक्सचर हो जाए, उसका भी फिर कोई मज़ा नहीं आएगा, लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में कहा है कि संघ का नाम जो है वो अपना क्या है, इंडिया और भारत, ठीक है, 2 नाम दिए गए हैं। और उसके राज्य क्षेत्र मतलब जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी बात कही गई है, ठीक। अनुच्छेद 2 की बात कहें तो नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। देखो यहाँ पे अगर कोई इंडिया कोई जैसे कभी वॉर वगैरह होती है अमेरिका पाकिस्तान वगैरह से या चाइना से, है ना, तो अगर जैसे उससे होती है क्या बोलते हैं पाकिस्तान से, तो उसका कुछ क्षेत्र जो है उससे हमारी लड़ाई होती है और हम जीत लेते हैं, तो उस क्षेत्र में हमारा अधिकार हो गया, तो वो नया क्षेत्र हुआ ना। तो इस तरह के क्षेत्र जो हैं वो नए क्षेत्र प्रवेश में आए और उनका निर्माण किया, ठीक है। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों का परिवर्तन है। जैसे अपना ये भारत है, ठीक है, इसके अंतर्गत तो बहुत सारे जो है बहुत सारे क्या 28 स्टेट है और क्या, तो 28 स्टेट्स हैं। अब उन्होंने जैसे आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे अंदर थे, मतलब पहले से स्टेबल राज्य थे, उनमें से कुछ नए राज्यों का निर्माण कर दिया, उनकी सीमाओं का, उनके क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर दिया, सीमाएं बदल दी। ये सब करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 में है, ठीक। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि एक तो अनुसूचियां और है, ठीक है। देखो पहली अनुसूची में इसी स्टेट की बात कही, मतलब क्षेत्र की बात कही गई है। तो
अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी स्टेट का नाम वगैरह बदलते हैं, पहली चीज नाम बदलते हैं, सीमा में परिवर्तन करते हैं, और क्या नाम है, कोई नया जो स्टेट है वो अस्तित्व में आता है तो, और दूसरा ये है कि अगर आप कोई नया राज्य अपने अंडर लेते हैं, जैसे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो अगर जैसे पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को अगर हम अंडर लेते हैं, नया राज्य बनाते हैं, तो वो हम अनुच्छेद 4 के तहत ये सारे काम करेंगे। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दिया है अनुच्छेद 368 में, तो इसके तहत परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी हमें अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि हम अनुच्छेद 3 और 4 के जो 2 और 3 का जो भी परिवर्तन है सीमाओं में, नाम में, तो वो हम अनुच्छेद 4 से करेंगे। उसके लिए वो उसकी ज़रूरत नहीं है संविधान संशोधन की, ठीक है। चलिए अब भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता की बात करी है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 5 में क्या दिया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब संविधान जब बना और जो है संविधान जब पारित हुआ, जब लागू हुआ, उस टाइम पीरियड में देखा गया कि कौन से लोग, कौन जो नागरिक भारत में हैं उस टाइम पीरियड में, तो वो भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। जो उस टाइम पे भारत में निवास कर रहे थे वो हमारे भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत को प्रवेशन के लिए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब पाकिस्तान से जो भारत में आ गए हैं तो उन्हें भी अब नागरिकता दी जाएगी। लेकिन एक टाइम पीरियड दे दिया था, जुलाई डेट थी 1948 की, है ना। उन्होंने कहा था कि इस टाइम पीरियड में आप इंडिया आ जाइए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, और उसकी भी 2 शर्तें रख दी। पहला, या तो आप रजिस्ट्री करवाओ, नाम रजिस्टर करवाओ, और भारत चाहेगा तो आपको नागरिकता देगा, है ना। एक तो रजिस्ट्री के द्वारा हो गया, एक हो गया कि आपके पिता की तरफ से या आपकी माता की तरफ से कोई एक जो है वो इंडिया का निवासी हो, ठीक है। यानी कि माता की तरफ से यानी नाना नानी और पिता की तरफ दादा दादी, है ना। तो इनमें से कोई एक अगर भारत का नागरिक है पहले से ही, समझ रहे हो, मतलब संविधान के पहले से ही है, निर्माण से पहले ही इंडिया में रह रहा है, तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरा है पंजीकरण के द्वारा, कि आप भारत सरकार से अपना नाम दर्ज करवाएं कि मुझे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, नागरिकता, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। पाक को प्रवेशन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अब जो भी व्यक्ति पाकिस्तान को चला जाता है ना, फिर उसकी नागरिकता खत्म, ठीक। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उधर के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अच्छा देखो, मतलब भारत के बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं, हाँ, भारत से बाहर कुछ व्यक्ति अगर रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता को कुछ अधिकार होता है, ठीक है। कि जैसे भारतीय मूल के, तो आपने सुना होगा कि अमेरिका में भारतीय मूल के कमला हसन बन गई, है ना, सलाहकार। और क्या नाम, अभी हाल ही में वो बने हैं, क्या नाम था उनका, मतलब भारतीय मूल के अलग अलग देशों में जाके निवास कर रहे हैं, तो उनसे उनकी नागरिकता सेफ बनी रहेगी। अगर वो कभी भारत आना चाहें तो वो आ सकते हैं, ठीक है। अब है अनुच्छेद 9। इसमें क्या होता है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अगर आप स्वेच्छा से ग्रहण कर रहे हैं तो क्या होगा, भारत से आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत क्या है, भारत एक क्या है, एकल नागरिकता वाला देश है, मतलब आप एक ही नागरिकता रह सकती है, ठीक। आगे है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब नागरिकता के अधिकार बने रह सकते हैं। अब ये है नहीं है कि कोई भी सरकार या संसद चाहे
जैसे अगला ही है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि द्वारा विनियमित किया जा सकता है। मतलब संसद चाहे तो इस पे नियम कानून बना सकता है, लेकिन जो पहले से नागरिक हैं, मतलब अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए संसद नियम कानून बना सकता है, लेकिन जो पहले से ही भारत का नागरिक है उनके अधिकारों को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, वो नागरिक हैं, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और जो है नागरिकता के लिए क्या है, एक तो वंशानुक्रम है, मतलब अब कोई व्यक्ति के पूर्वज अगर इंडिया में पैदा हुए तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा पंजीकरण द्वारा है ना, कि पंजीकरण करवा के, रजिस्ट्री करवा के आप इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये भी चलेंगे, तो बने रहिए अभी। ठीक है, जल्दी ख़त्म करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मूल अधिकार को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। तो जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद जो है 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक, अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और ये जो राज्य की परिभाषा है वो केवल भाग 3 के लिए है। और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य, क्या क्या राज्य हो सकते हैं। एक राज्य के अंतर्गत संसद हो सकती है। ठीक है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा। दूसरा विधानसभा हो सकती है, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, जो राज्य स्तर पे होता है। ये केंद्र के स्तर पे होता है, ये राज्य के स्तर पे होता है ना। नगर पालिका, नगर पंचायतें, ये सारी की सारी, और अन्य प्राधिकारी, है ना, जो भी उच्च पद पे होते हैं, जो IAS वगैरह होते हैं ना, वो। तो ये सारे जो टर्म हैं, ये सब राज्य को क्या बोलते हैं, राज्य को डिफाइन करेंगे कि मतलब हाँ भाई, हम राज्य, इन सब के लिए राज्य को राज्य शब्द दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 ये कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो संविधान से पूर्व और संविधान पश्चात निर्मित अन्य विधियां और अच्छा देखो, इसमें क्या है कि संविधान से पूर्व जो भी हमारा संविधान लागू हुआ था, या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो भी अंग्रेज़ों ने नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, तो वो अब पारित नहीं रहेंगे। जो भी मूल अधिकार हमारे हैं उनको अगर वो उल्लंघन करेंगे वो अब नहीं माने जाएंगे। जैसे रॉलेट एक्ट आया था, है ना, काला कानून। तो क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मूल अधिकारी को हनन कर रहा था ना, तो वो नहीं माना जाएगा, वो शून्य माना जाएगा। और संविधान निर्माण के पश्चात भी ऐसे कोई कानून नहीं बनाए जाएंगे जो कि आपके मूल अधिकारों को हनन करें। ठीक है, और अगर ऐसे बनते हैं तो फिर वो माने नहीं जाएंगे। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब वही है कि हर कोई व्यक्ति कानून की नज़र में जो है वो सेम रहेगा। अनुच्छेद 15 ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का प्रतिषेध। मतलब यही है कि भाई किसी को मतलब जो है धर्म, मूल, जाति, वंश, इन सभी के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। मैंने ये इम्पोर्टेंट क्यों बताया, और ये समानता के देखो सारे के पहले चीज़ ये जो है मूल अधिकार जो हैं वो हमारे कितने 7 थे। मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 31 अनुच्छेद 31 में इसको हटा के ये हट गया, अब 6 रह गए हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो हमारा समानता का अधिकार है, जो कि 14 से लेकर 18 तक इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब देखिए समानता का अधिकार जो है वो इम्पॉर्टेंट, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आगे के चैप्टर जो कि मैंने पढ़े हैं
वो मैं मतलब जब मैं नोट्स बना रहा था तो देखा था कि बेसिकली जो SC ST क्षेत्र के जो भी बच्चे मतलब जो भी बच्चे होते हैं या फिर उनके जो परिवार वगैरह होते हैं, तो वंचित वर्ग हो गया और पिछड़े हुए OBC या फिर जनजातीय और जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति, है ना, तो उनके उनके उद्धार के लिए जो है बात कही गई है आगे के चैप्टरों में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि भाई मूल अधिकार वगैरह ये मतलब ये मूल अधिकारों में समानता की और स्वतंत्रता की बात करेगा, ठीक है, और ऐसे पूछ भी सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसी के तहत जॉब में आरक्षण मिलता है, कोई भी जॉब होता है ना उसमें आरक्षण मिलता है कि हाँ भाई जो भी वंचित वर्ग है उनको भी थोड़ा, क्योंकि वो इतने, अब देखो मेरा मानना है कि जाति आदि के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए आर्थिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए और उनको जॉब में जो है आरक्षण देना चाहिए। हर किसी को नहीं देना चाहिए जॉब मतलब उसके आधार पर, जाति आदि के आधार पर, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अब अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत को दूर करो, है ना, कि हाँ भाई वो पहले बहुत चलता था। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत, कैसी भी उपाधियां होती हैं उनको आप नाम के साथ नहीं जोड़ सकते सिवाय सेना और विद्या, मतलब शिक्षा और सेना से संबंधित कोई भी अगर आपको उपाधि मिलती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, कैप्टन, है ना। तो इस तरीके की आप उपाधियां रख सकते हो, लेकिन अन्य कोई उपाधि है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ से आपका चालू हो जाता है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि पहले में क्या आता है, दूसरे में क्या आता है। इस तरीके से 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर लेते हैं। तो देखिए 19A में बोला गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। फिर वो चाहे कैसे कुछ भी बोल रहा हो, बस एक चीज़ कंडीशन है कि वो दूसरे के लिए बुरा ना बोले, दूसरे की मानहानि ना करे। मानहानि का मुकदमा बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है ना। और बेसिकली अपने में अब्यूज़ कर देते हैं, लेकिन अगर और किसी पे ऐसे ही आरोप लगा देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े पद पर हो और फिर क्या नाम है जो है कोई भी इल्ज़ाम लगा दें तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं 19A में क्या कहा गया है। 19A के पहला, ठीक है, 19A का पहला क्लॉज है ये। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी हमें यहीं से देखने को मिलती है और ध्वज फहराने का भी अधिकार हमें यहीं से मिलता है, ठीक है। 19A के भी मतलब 19 के क्लॉज के सब क्लॉज में हमें ये देखने को मिलता है। अब 19 का भी क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, मतलब हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण कर सकते हैं। अगर वहाँ हिंसा हुई, देखो आजकल धरना धरते हैं बहुत से लोग, तो जब तक शांतिपूर्वक होता है तो पुलिस चारों तरफ तैनात रहती है। जैसे ही हिंसा हुई तुरंत लाठीचार्ज हुई। शांतिपूर्वक करोगे तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता तो सब पॉलिटिशियन अपना खेल खेलते हैं, है ना। तीसरा है संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का। जब आप लोग मतलब चलो इनके बारे में पहले बताएंगे, मतलब एक सीक्वेंस में होता है ना, ये सारी चीज़ें याद करने में सीक्वेंस में रहता है तो सही रहता है। और देखो ऐसे समझ लो, सबसे पहले तो हुआ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने अब किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, ठीक है। तो कुछ लोग मेरी बात से सहमत हुए, तो मुझे लगा जैसे एक मुद्दा रख लेते हैं कि पर्यावरण से, कि पेड़ लगाने चाहिए। मैंने एक अपने पॉइंट रखे कि क्यों लगाने चाहिए और क्या ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेरे से बहुत से लोग इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि हाँ यार इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो हम लोग एक मिल करके एक संगठन सा बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक पहले तो हमने सम्मेलन किया, है ना, शांतिपूर्ण सम्मेलन किया। पहले विचार रखे, फिर शांतिपूर्ण सम्मेलन किया कि कैसे कैसे करना चाहिए। फिर हमने एक संगठन बनाया। संगठन के बाद हमने अलग अलग स्थानों पे गए कि हाँ भाई पर्यावरण
के लिए हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, है ना। उसके बाद मोटिवेशन के बाद हम अब बहुत ज़्यादा हो गया जब, तो मुझे लगा कि यार अब कहीं ना कहीं हमें ठहर जाना चाहिए। तो हमने कोई एक हरी भरी जगह पे, जहाँ पे हमें पसंद आया कि हाँ भाई यहाँ बहुत अच्छी हरियाली है, तो वहाँ पे हमने निवास कर लिया। तो ये वाला कैंसिल हो गया, पहले हम बताएंगे। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था जो कि ख़त्म कर दिया गया, और संपत्ति का अधिकार यहाँ भी था, ठीक है। तो ये वाला चलो हटाओ। फिर अनुच्छेद 19 की जी में, जैसे हम वहाँ पे आ गए, किसी जगह रहने लगे, तो खाएंगे पिएंगे कि नहीं, तो और खाने पीने के लिए चाहिए रुपया। तो हमने क्या किया, कोई भी व्यवसाय या कोई कारोबार करने का हमें अधिकार है पूरे भारत क्षेत्र के अंदर, ठीक। आई होप समझ गए, ये एकदम पूरा सीक्वेंस है। संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था जो कि ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, हमने पहले भी बताया था जब आपातकाल लग जाता है तो 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होता, ठीक। मतलब अगर आपातकाल लग जाए तब भी 20 और 21 समाप्त नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपातकाल लगा 19 सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, 19 के। और बाकी के जो मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कौन कौन से मूल अधिकारों को उस टाइम पीरियड में के लिए स्थगित कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन 20 और 21 कभी भी जो है वो नहीं ख़त्म होंगे, 21 ऑल टाइम ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी के राष्ट्रपति कहेगा कि कौन से ख़त्म होने चाहिए कौन से नहीं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब किसी ने अपराध किया है ना, तो उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि अपना जो है कबूल करो कि हाँ तुमने वो किया है, क्या बोलते हैं, अपराध किया है, और उसको एक सरकार के द्वारा दिया जाएगा एक वकील, ठीक है, फ्री में। और कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप जो है आपने जो कानून, मतलब आपने जो अपराध किया है वो आप स्वीकार करो ही। इसीलिए होता है ना कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट जो है कोर्ट में नहीं मानी जाती है। 21 की बात करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर आपका अपराध सिद्ध हो जाता है तो आप जेल में पहुंच गए, है ना, तो जेल में भी आपको बेसिक आधारभूत चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, जैसे शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा, एकांत, है ना, और प्राइवेसी जो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 21 ये बाद में जोड़ा गया जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। यहाँ पे देखो, जहाँ भी आपको यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड चीज़ मिल जाएगी वो पक्का इसमें आएगी। ये हो गया एक अनुच्छेद 45 हो गया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आगे आएगा DPSP में, है ना। अब देखिए अनुच्छेद जो है 21A में क्या कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये पहले ये संशोधन करके आया था। 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व उससे संरक्षण। तो इसमें क्या है कि मतलब कौन सी दशाएं हो सकती महिलाओं के लिए कि हाँ जो है उनको गिरफ्तार करना, जैसे रात्रि के बाद नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्कार का प्रतिरोध। मतलब दुर्व्यापार ना करो, खरीद फरोख्त ना करो मानव की, है ना। बेगार मतलब मजदूरी करवा ली और रुपए नहीं दिए। बलात्श्रम मतलब जो है ज़बरदस्ती उससे काम करवाना। तो ये सारी चीज़ें उसको, ये सारे के सारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, ठीक है। ये तीसरा मूल अधिकार है हम लोगों का जो कि 23 और 24 में है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसके अंतर्गत आते हैं 23 और 24, ठीक है। तो मानव के दुर्व्यापार और बेगार बलात्श्रम का प्रतिरोध करते हैं। चौथा है कारखानों में बच्चों का कार्य करना। देखो बच्चे जो है वो कारखाने में काम कर सकते हैं जब अगर वो 14 वर्ष से ऊपर हों, ठीक है, कारखानों में। लेकिन ऐसा कारखाना जो कि हानिकारक है, जैसे कांच की फैक्ट्री हो गई, कोयला हो गया, तो ऐसे में तो वो बच्चे तो वहाँ काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर जैसे होटल वगैरह में है काम करते हैं, जैसे टेबल वेबल साफ़ कर लिया या कुछ कर लिया छोटा मोटा, तो 14 से ऊपर होना चाहिए। 14 से नीचे तब भी नहीं होना, नहीं 14 से, हाँ 14 से कम का कोई, 14 से कम का तो कोई नहीं करेगा, लेकिन 14 से ऊपर कर सकता है। लेकिन अगर डेंजर जो है एरिया, तो वहाँ पे 14 से ऊपर भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं, जैसे ये हमने तीसरा पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है हमारा 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में चलता है। 25 की बात करें तो किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये हमने पहले भी बताया है। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी धर्म, देखो वही है कि संविधान में कोई भी आपका पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को नहीं माना गया है और वो सबको एक समान वरीयता देता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, उसके प्रति आचरण कर सकते हो और जो धर्म मानोगे उसका फिर प्रचार प्रसार कर सकते हो, है ना। अनुच्छेद 25 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अगर कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसे मुसलमान अपना त्यौहार मनाते हैं तो वो अपना वो निकालते हैं रैली, वो क्या नाम है, झांकी टाइप की, और जब हिंदुओं का त्यौहार होता है तो अब वो अपनी झांकी वगैरह निकालते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई भी अपना जो धार्मिक कार्य है उनका प्रबंध करने की उनकी स्वतंत्रता होती है। 27 की बात करें, धार्मिक की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। मतलब अगर कोई अपने, जैसे देखिए, आप अगर किसी धार्मिक कार्यों में, और अगर आप किसी एनजीओ को, अनाथालय को अगर आप रुपए देते हैं तो वो आप जो है टैक्स, ऐसा मानिए कि वो आप टैक्स पे कर रहे हैं, है ना। अगर आप मतलब स्वेच्छा से कर रहे हैं तो अगर जब भी आपका टैक्स की बात आएगी ना, साल के एंड में आएगी, तो आप वो रसीद एक मिलती है ना, तो वो रसीद आप अपने इनकम टैक्स में लगा दोगे तो आपका जो टैक्स है वो वहाँ उतना टैक्स नहीं लगेगा जितना आपने पे कर दिया है। तो वही है कि अगर आप धार्मिक अभिवृद्धि करना चाहते हैं, अपने धर्म की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड में अगर आप कर नहीं देते हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान में कर नहीं लगाया जाता। वो कहते हैं कि हम अपने धर्म को, हम अपने मंदिरों को, हम अपनी मस्जिदों को ग्रो करेंगे और डेवलप करेंगे, इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। अनुच्छेद 28 की बात करें, कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे कहीं भी भैया वो लगता है, क्या नहीं, क्या बोलते हैं, सत्संग वगैरह, तो जैसे अगर अलग अलग धर्मों में लगते हैं तो आप वहाँ पे जाके धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं और वहाँ धार्मिक उपासना ले सकते हैं, है ना। वो चीज़ हो गई। चलिए, आपका 5वां मूल अधिकार क्या है? शिक्षा और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। ये अनुच्छेद 30 में है। देखिए कैसे, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखना। ये बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये बेसिकली जो है आपके वंचित वर्ग या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे उनकी जो भी जनजाति है, SC ST है, जैसे मुंडा हो गया, गद्दी हो गया, है गारो खासी जयंतिया हो गया, तो ये अल्पसंख्यक भी हैं, है ना। तो ये अपनी भाषा हो गई, अपनी उनकी जो लिपि हो गई और उनकी संस्कृति हो गई, तो वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। मतलब उनका अधिकार है कि आप कर सकते हैं, ये बनाए रख सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार। अब इसमें क्या है, देखो, जब आप अपनी संस्कृति और भाषा और लिपि को अगर आप बचाओगे तो कहीं ना कहीं आप संस्थान खोलोगे, और संस्थान खोल के अपने बच्चों को वो चीज़ें, जो संस्कृति है, जो शिक्षा है, वो आप दोगे। तो ऐसे संस्थानों को वो स्वयं खोल सकते हैं, सरकार द्वारा नहीं मतलब सरकार उसमें नहीं कर सकती। सरकार अधिकार देती कि आप अगर खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो। ठीक है, और आप उसमें प्रशासन कर सकते हो, आप उसकी शिक्षा भी दे सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 30 और यहाँ पे 19F में संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, जो कि बहुत से लोगों को पता होगा कि ये यहाँ से ख़त्म करके 300 का में कानूनी अधिकार दे दिया। ठीक है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया। देखो इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, अगर ये मूल अधिकार बना रहता सुनिए, अगर ये मूल अधिकार बना रहता तो कल को अगर सरकार कहती कि हमें यहाँ से हाईवे निकालना है, आप प्लीज़ अपनी हमें ज़मीन दे दीजिए, अगर ये मूल अधिकार बना रहता तो वो कहता कि नहीं, मेरा खेत है, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अगर वो जिद पे अड़ा रहता ना तो सरकार कभी भी नहीं ले सकती थी।
वो ज़मीन, और वहाँ से हाईवे या जो भी विकास का कार्य है वो करने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो ज़मीन नहीं ले सकती थी। लेकिन जब उन्होंने 300 का कानूनी अधिकार में डाल दिया, अब सरकार उसको विकास का कार्य दिखाकर या कोई इम्पोर्टेंट सार्वजनिक महत्व का जो है कार्य दिखाकर उससे वो ज़मीन ले सकती है। ठीक है। फिर तुम कोर्ट जाओ चाहे कचहरी जाओ, कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, ये छठा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अंबेडकर जी ने इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है इसको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब देखो, अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। समझ गए? अगर जैसे आपके साथ जो है, जैसे आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है या आपको अस्पृश्यता की भावना आ रही, कोई आपको जाति सूचक शब्दों से वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब आपकी जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर रहा है, तो क्या है, आप सीधे जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या है? सेना, पुलिस, सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्स आदि संगठनों का मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति संसद को होगी। ये कुछ ऐसे, देखो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ हैं, जैसे सेना है, पुलिस है, सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्स है, ऐसे लोगों का जो मूल अधिकार है वो संसद निर्धारित करेगी। उनके लिए सारी चीज़ें नहीं, वो संसद, उनके लिए अलग से मार्शल लॉ चलाया जाता है। जैसे सेना विधि के लिए मार्शल लॉ होता है, लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने का संसद की शक्ति। वैसे तो मूल अधिकार कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर मार्शल लॉ लग गया तो मार्शल लॉ के अपने नियम और कानून होते हैं और वो नियम कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उसकी शक्ति होती है संसद की। ठीक है, अनुच्छेद 35 की बात करें तो क्या है? हाँ, भाग 3 में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने हेतु कानून के, मतलब कोई भी अगर कोई अपराध करता है भाग 3 के अंतर्गत, तो जो भी नियम और कानून है उसकी संसद को शक्ति होगी। ठीक है, अनुच्छेद 32 में 5 रिटें दी गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 में कौन कौन सी रिटें हैं? 5 रिटें हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा और अधिकार प्रक्षा। चलिए देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता। ठीक, ये जो है व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और ये जो है पुलिस वगैरह के संदर्भ में भी हो सकता है। तो अगर पुलिस वगैरह पकड़ती है या कोई व्यक्तिगत रूप से पकड़ता है तो वो जो है 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और कहना होता है इसने ये काम किया है, आप इसकी जांच शुरू करवाइए, है ना। अगर वो दोष अगर उसको गलत तरीके से पकड़ा गया है 24 के अंतर्गत तो उसको क्या बोलते हैं, दंड, मतलब बंदी करने वाले को दंड दिया जाएगा। ठीक है, परमादेश, अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपना सार्वजनिक महत्व का कोई कार्य है, जैसे आईएएस है, मतलब आईएएस क्यों, अगर जैसे भी किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे सचिव हो गया या और कोई हो गया, ग्राम सचिव नहीं होते हैं, अगर ऐसे लोग हो गए, वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं जो कि सार्वजनिक महत्व का है, तो फिर उस पर परिमादेश रिट जारी हो सकती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषणा ये एक जैसे हैं। ठीक है, ये एक जैसे हैं। जैसे हर किसी की एक लिमिट होती है। जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट तो अपर होता है, सुप्रीम पावर होती है उसके पास। हाई कोर्ट उससे नीचे होता है, अधीनस्थ न्यायालय उससे भी नीचे होता है। तो हर किसी की अपनी अपनी लिमिट होती है। अधीनस्थ न्यायालय की कम होती है, हाई कोर्ट की कुछ ज़्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट की तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हाई कोर्ट ने अपनी लिमिट से आगे जाकर अगर कोई कार्यवाही कर रहा है, देखो ये हम बता रहे हैं अभी ये तीसरा प्रतिषेध बता रहे हैं। ठीक है, अगर हाई कोर्ट अपनी लिमिट से आगे जाके अगर किसी कार्यवाही को मतलब कोई कार्यवाही कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर
प्रतिषेध की रिट लगाएगा कि भाई ये आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और जो है ये आप अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण क्या होता है ना कि आपने बहुत, ये तो कॉमन वर्ड है कि अतिक्रमण में मतलब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जब रोड का एक वो होता है, मतलब एक सरकारी नाप होता है कि हाँ ये हमारी रोड है, लेकिन कुछ दुकानदार या कुछ घर ऐसे होते हैं जो रोड पे बने होते हैं और वो अपना थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं, रोड पे ले आते हैं, या फिर रोड पे रेहड़ी लगा लेते हैं, या रोड पे वो खोखा टाइप के रख लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अतिक्रमण होता है और फिर पुलिस वाले आते हैं बुलडोजर लेके, फिर वो सारे हटा देते हैं क्योंकि वो सरकारी ज़मीन के अंतर्गत आता है। तो वही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी लिमिट में रहो और आगे मत बढ़ो, ठीक। उत्प्रेषण क्या होता है? देखो यहाँ पे वो कार्यवाही कर रहा है, ठीक है, प्रतिषेध में हाईकोर्ट सिर्फ कार्यवाही कर रहा है। उत्प्रेषण जब होता है जब हाईकोर्ट अपना जो जवाब है, अपना जो फैसला है वो सुना देता है, अंतिम फैसला जो है वो सुना देता है, तब सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश लगाता है उत्प्रेषण, ठीक है। अब बात करते हैं अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा में मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी पद पर है और दूसरे व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि ये इलीगल तरीके से जो है सरकारी पद पर है, ठीक, तो उस पर फिर अधिकार परीक्षा का रेट लगा दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आपका प्राधिकार क्या है, आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो फिर उसकी जांच होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी कि ये लीगल है या लीगल है, सब तरीके से उसने कार्य किया है या नहीं किया, मतलब एग्ज़ाम वगैरह, इंटरव्यू वगैरह या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो जो है नौकरी करेगा और नहीं तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा, और साथ में अभी तक जितनी उसने जॉब में रुपए कमाए हैं वो सारे के सारे ब्याज सहित उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया मूल अधिकार। ये जो है मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, ठीक है। मूल अधिकार को हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा ब्रीफ बताया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने वो उतना ज़रूरी नहीं समझा अब इस पेपर के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए, इस रिक्वायर्ड के लिए, ठीक है। आगे जब आप पढ़ेंगे तब इसको और ब्रीफ में करेंगे, तब बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अभी आपका नीति निर्देशक तत्व तो और रह गया है, वो और करा देंगे, फिर ये वाला आपका पूरा सेशन ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए बने रहे ना। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लास्ट रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 36 में क्या दिया है, तो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की जो है वो परिभाषित किया गया है। जिस तरह से हम लोगों ने मूल अधिकार की बात करी थी कि मूल अधिकार में भी अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी थी, वैसे ही यहाँ पे भी राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। और यहाँ पे जो राज्य शब्द की परिभाषा है तो और जो 12 में, अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है वो सेम है, लेकिन यहाँ वही है ना कि बस इस राज्य शब्द में कुछ और वर्णित है, वो सारी की सारी चीज़ें भाग 4 के लिए है और वो भाग 3 के लिए था, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि DPSP जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब इनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। ये जैसे बनाए गए थे वैसे ही हैं, ठीक। चलिए अब अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद के क्लॉज 1 में राज्य जो है वो लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों का कल्याण हो, आय तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करेगा, ठीक है। इसी के तहत समान वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात इसी के तहत आती है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हाँ फीमेल ने काम किया, मेल ने काम किया, तो फीमेल ने कम काम किया, मेल ने ज़्यादा काम किया, लेकिन जो है ये मतलब समान काम किया है, काम समान किया, बस यही हो गया कि फीमेल जो है वो आपका
कम फिजिकल वर्क कर, मेल ज़्यादा फिजिकल वर्क कर पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो ये कहता है कि भाई इन्होंने काम तो सेम किया है ना, तो उनको सेम वेतन भी मिलना चाहिए। लेकिन पहले क्या था कि फीमेल कहाँ कहाँ ज़्यादा काम कर पाती हैं तो उन्होंने कम आय देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और न्याय से संबंधित नीतियां बनाएगा, और इस तरह से नीतियां बनाएगा कि सभी को, सामाजिक हो, आर्थिक हो और न्यायिक हो, सभी को समान क्या नाम है समानता, मतलब एक तरीके से समानता का वो दिया जाए, ठीक है, कि सभी को समान अवसर दिए जाएं, सभी के लिए सब सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे न्यायिक हो, सभी चीज़ें समान में होनी चाहिए। ये जो 39 का जो क्लॉज 1 है वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, वो चीज़ बताना भूल गए, 44वां संविधान संशोधन मैंने नहीं बताया था कि 44वां संविधान संशोधन था, उसी के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। मतलब अनुच्छेद 31 से हटा के 300 में जोड़ा गया, किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई, ग्राम पंचायतें होंगी। और 41 के अंतर्गत कुछ दशाएं जैसे बुढ़ापा हो गया, बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई, अक्षमता हो गई की स्थिति में लोगों को काम और समाज, लोक सहायता आदि जो पाने के जो अधिकार हैं वो राज्य इनको प्रोवाइड कराएगा। जैसे बुढ़ापे में लोग छोड़ देते हैं, मतलब माँ बाप को छोड़ दिया है ना, तो इस तरह के स्थिति में, या फिर बच्चों के लिए भी है प्रावधान, बच्चों के लिए भी प्रावधान है, बच्चों के लिए आगे आएगा प्रावधान, तब बताएंगे। जैसे बुढ़ापा हो गया, बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई, तो इसमें क्या होगा कि वो राज्य जो है इनकी देखेगा कि हाँ बुढ़ापा है तो चलो वृद्धाश्रम खोल देते हैं, बेरोजगारी है तो उसके लिए इंतज़ाम करेंगे, और बीमारी है तो अस्पताल वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलेंगे जिससे कि क्या नाम है फ्री में जो है वो हो सके, चिकित्सा हो सके। अक्षमता की स्थिति में अक्षम बालकों के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे और उनको व्यावसायिक वो दिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा, जिससे कि वो कुछ व्यवसाय कर सकें। प्रसूति सहायकों के उपबंध, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है। जो भी महिलाएं गर्भवती होंगी उनके लिए राज्य वर्क करेगा। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो राज्य उसके स्वास्थ्य के लिए वो चीज़ खाना पीना प्रोवाइड कराएगी, और प्रसव टाइम पे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटलिटी देगी। और जो है अगर वर्किंग वूमेन, ये तो हाउस वूमेन की बात होगी। वर्किंग वूमेन की बात क्या होगी? तो वर्किंग वूमेन को ये गर्भवती होने के टाइम पे उनको छुट्टी भी दी जाएगी, और उस टाइम पे उनका जो वेतन वगैरह है वो भी नहीं कटेगा, ठीक है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा राज्य द्वारा, है। उद्योगों के कुछ प्रबंध हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। 43 के क्लॉज 2 में सहकारी समितियों के संगठन की बात करी गई, और ये जो संगठन है वो 57वां संविधान संशोधन 2001 के तहत जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ गया? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है जो कि मतलब DPSP से पूछे जा सकते हैं। समान सिविल संहिता, मतलब सभी के लिए समान जो कानूनी नहीं होते वो धाराएं वगैरह लागू होती हैं वो समान लागू होंगी। सबसे पहले गोवा में लागू हुई थी। 45वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 45वां संविधान संशोधन होगा। तो इसमें क्या होगा, 6 वर्ष से कम का जो दायित्व, मतलब हाँ यही देखो, यहाँ मैंने बोला था ना कि बुढ़ापा है ना, यहाँ अगर कोई बच्चा है 6 वर्ष से कम है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य की होगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो भाई उसको वहाँ भेज दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, अनाथालय टाइप के बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर जैसे किसी के बच्चे, मतलब पेरेंट्स भी हैं ना,
तो क्या होता है, राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है वो राज्य का दायित्व है कि इनको दे। मतलब ये क्या होता है, ये बेसिकली प्राइमरी से पहले, आंगनवाड़ी सुना है ना, आंगनवाड़ी वाली चीज़ें आ जाती कि इसमें बच्चे को बैठना और मतलब आने वाली जो शिक्षा है उससे उसको उसमें ढालना इन लोगों का काम होता है, ठीक है कि नहीं तो बच्चे मेनली एकदम से पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते हैं ना। और ये जो है ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछा जाएगा। और मैं तो कहता हूँ एक ये वाला पूछने के सबसे ज़्यादा, एक समवर्ती सूची पूछे जाने का सबसे ज़्यादा जो है चांसेस हैं, ठीक है। अगला है 46, अनुच्छेद 46, 46वां वो है अनुच्छेद है, उसमें SC ST यानी कि अनुसूचित को SC कैसे कहते हैं, SC कहते हैं अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति को, अरे यार, ठीक है, इसे कहते हैं अनुसूचित जाति। और ST कैसे कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। पिछड़ा वर्ग कैसे कहते हैं, OBC को, जो पिछड़े वर्ग के होते हैं उन्हें OBC को कहते हैं। और जनरल तो जनरल है ही है ना, सामान्य। तो जो भी SC ST या दुर्लभ वर्ग जो होते हैं उनकी शिक्षा, आर्थिक संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना और उन्हें शोषण से बचाने का भी काम करते हैं। अब जैसे कोई क्षेत्र विशेष, जैसे हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, मुंडा है ना, संथाली है, और गारो खासी जयंतिया इधर है, क्या बोलते हैं, इधर साइड में है पूर्वोत्तर भारत में, है ना। तो ये क्या होता है ना कि जिस इलाके में होगा ना, जैसे गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश के साइड में ज़्यादा पाई जाती, तो उस राज्य के लोग उस ऐसे दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था में उनकी सहायता करेंगे, और ऐसा भी करेंगे कि उनका कोई शोषण ना कर सके, ठीक है। इस तरह से वो नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 47, मादक पदार्थों का बैन कर देना चाहिए, ये बोलता है। कृषि और पशुपालन का संगठन हो चाहिए, उनका अभिवृद्धि होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए पशुपालन का और कृषि का, है ना। 48(1) का क्लॉज क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 वन, पर्यावरण और जीवों की रक्षा जो है ये राज्य का उत्तरदायित्व है, और ये सारे के सारे समवर्ती सूची में डाल दिए गए। पहले ये केंद्र में थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1946 के तहत आर्टिकल 78 के क्लॉज 1 48 के क्लॉज 1 में समवर्ती सूची डाली गई। मतलब ये सारे विषय जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिए गए, ठीक है। और इस समवर्ती सूची में क्या है कि राज्य भी उस पर वर्क करेगा और केंद्र भी उस पर वर्क करेगा। 49 की बात करें तो राष्ट्र महत्व के जो स्मारक हैं, स्थल हैं, वस्तु हैं, इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, है ना, राज्य करेगा। और राज्य के लोकसभा के कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण पर बल पूछा गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा, देखो न्यायपालिका को स्वतंत्रता की मतलब न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रहेगी कार्यपालिका से, ये इसमें बोला गया, इसमें वर्णित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अच्छा बनाना, हट रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपके DPSP 36 से लेके 51 तक, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, जो इम्पोर्टेंट है वो बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए याद रखना, ये अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है, इनको बदला नहीं जाता। जैसे हमने कहाँ गया 31 से 300 में चला गया है ना, ऐसा नहीं है, ख़त्म कर दिया जो बिल्कुल। देखो इनमें कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन इनका जो महत्व है वो शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब इनका जो महत्व है, जैसे क्या बोलते हैं, कहाँ गया, जैसे यही है मतलब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो था राज्य केंद्र का विषय था, है ना। समवर्ती सूची के तहत यहाँ पे इन्होंने शिक्षा को जोड़ने से क्या हुआ कि शिक्षा पे कोई असर पड़ा नहीं, लेकिन वो ग्रोथ करेगी, है ना। तो ऐसा ही है, अब कोई भी उपबंध जोड़ दिए जाएं, है ना। अब जैसे ये है राज्य
राज्य पर जो राज्य का कार्य है 6 वर्ष के कम बच्चों का दायित्व, तो बच्चों के लिए अच्छा है ना, जो चीज़ अच्छी है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अपोजिट में कोई चीज़ कर दें तो वो गलत है। ठीक है, जैसे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, तो कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए अगर कोई वो उपबंध जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ इस चीज़ का महत्व ही ख़त्म कर दो, है वो चीज़ें। अब देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का ये जोड़ा गया था। देखो पहले मूल अधिकार में मूल संविधान में, जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 की बात करें या 26 जनवरी 1950 की बात करें, तब मौलिक कर्तव्य नहीं था उस टाइम पीरियड में। मौलिक कर्तव्य ऐसे कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान का जब पारित हुआ था उस टाइम पीरियड में ये था नहीं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे 1976 में जो है इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ये जो है भाग 4 बना, मतलब भाग का 4 का क्लॉज देके इसको जोड़ दिया गया, और ये अनुच्छेद 51 के ये जो 51 है इसका का जोड़ के बाकी की चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। और सुनिए कि जब ये जोड़ा गया था 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य 10 थे। 11वां जो है वो आपका 86वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 86वां संविधान संशोधन 2022 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक, अब देखिए क्या क्या है, वही है कि इस देश के बारे में सब अच्छा सोचें, बस ओवरऑल यही है। ठीक है, कैसे संविधान का पालन करें, उसके संस्थानों, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, इनका आदर करें। ठीक है, उच्च आदर्श का सम्मान करें, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्रामी जो भी थे उनके आदर, जैसे जस्ट लाइक आइडियल जो हमारे रहे हैं उनका सम्मान करें, और उनका जो है उनके जो आदर्श हैं, उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी दी थी उसको पालन करें। ठीक है, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, मतलब सब लोग एक साथ बने रहें, ऐसा मतलब आचरण करें। वही है ना, ये देखो, ये जो हाँ एक चीज़ और है कि जैसे ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके वो नहीं है कि हाँ भाई आपको करने ही करने हैं, ये आपका कर्तव्य है। जैसे नीति निर्देशक तत्व हो गए, ये आपके बाध्य होते हैं राज्य के लिए कि हाँ भाई आपको ये करना ही करना है, ये राज्य के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष पे बाध्य नहीं होते हैं। इसीलिए तो अगर ये है भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता, नहीं हाँ यही, तो भाई अब वही है ना कि सब लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म वगैरह लड़ना झगड़ना ये सारी चीज़ें करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, देश की रक्षा और देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना, मतलब जब भी कभी ज़रूरत पड़े, युद्ध वगैरह हो जाए, तो भाई ऐसे टाइम पे आप आगे बढ़ चढ़ के आए हैं। और देश में ज़रूरी नहीं है सरकारी वगैरह NGOs वगैरह, गैर संस्थानिक भी खोल के लोग देश की सेवा करते हैं। भाईचारे का विकास हो, है ना, और स्त्री के सम्मान के लिए, मतलब स्त्री के सम्मान की रक्षा करें। ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून ना बनाएं, ऐसी कोई भी परंपरा को बढ़ावा ना दें जो कि स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, ये कहना चाहते हैं। भारत की जो संस्कृति है, जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उनको महत्व को समझें और उनको बनाए रखें। पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करें। ठीक, अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान और सुधार की भावना को मतलब इसको विकसित करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, है ना, जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है, ये सार्वजनिक संपत्ति कैसे कहते हैं, जो कि हर किसी के लिए यूज़फुल हो, मतलब हर व्यक्ति उसको यूज़ करे और किसी पे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, जैसे स्टेशन है, अगर आप स्टेशन जाते हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा, मतलब अगर टिकट हो तो, मतलब प्लेटफॉर्म पे अंदर जाना चाहते हैं तो टिकट लेके आप जा सकते हैं और फिर वो कोई भी साथ जा सकता है अंदर। ठीक है, चलिए, हिंसा से दूर रहें। अब यही है ना कि आदर्श गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, उनके आदर्शों का पालन करें, हिंसा से दूर रहें। इसमें ये भी है कि कभी कभी हिंसा हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, बसें तोड़ दी, है ना, कोई स्मारक तोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो विश्व विरासत है, उसको जैसे जो स्तंभ वगैरह होते हैं, जो स्मारक होते हैं पुराने, वो एक तरीके से हमारी धरोहर होती है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है,
सतत रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हर किसी को मतलब विकास की ओर अग्रसर रहना चाहिए, निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये नया जोड़ा था 66वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जो कि कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लो, याद आ गया, 18 वर्ष का जब होता है जब अक्षम बालक हो, मतलब विकलांग बालक, विकलांग नहीं बोलेंगे इसको, दिव्यांग बोलेंगे इसको, दिव्यांग वर्ड दिया गया है ना, दिव्यांग, ठीक है। तो 18 मतलब नॉर्मल बच्चे होंगे उनको अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए, लेकिन जो भी अक्षम बालक या दिव्यांग बालक होगा उसको 18 वर्ष तक के लिए जो है फ्री शिक्षा दी जाएगी। और इसमें अभिभावकों को भी निर्देशित किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ अनुसूचियाँ बड़ा वो कर रही थी कि भाई ज़रूरी है, तो हमने सोचा कि चलो कर देते हैं। अनुसूची रह रही थी, हमने कहा काहे छोड़ दो, कर देते हैं। अनुसूची 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र का वर्णन है। 2 में वेतन और भत्ते, जो भी सरकारी पद पर होगा वो आपके वेतन और भत्ते की बात होगी, है ना। और शपथ एवं प्रतिज्ञान, जो भी जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं इसी के अंतर्गत लेते हैं। राज्यसभा में जो भी सीटें बटेंगी उनका जो आवंटन होगा इसी के तहत होगा, अनुसूची 4 के अंतर्गत। SC ST क्षेत्र का प्रशासन जो होगा उसकी बात कही गई है। अमेय मित्र असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, वही है अमेय मित्र, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, ये 4 स्टेट के जो SC और ST क्षेत्र के होंगे उसके प्रशासन की बात कही गई है अनुसूची 4 में। शक्तियों का विवरण इसमें किया गया है कि संघ में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने हैं? 61 हैं। समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 हैं, ठीक। चलिए भाषा की बात कर लें तो भाषा जो है वो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान की बात कर रहा हूँ मैं। मूल संविधान में 18 भाषा थी। उसके बाद जो है देखिए 18 नहीं थी, 14 थी शायद, क्योंकि देखिए 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई, 61वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोगड़ी जोड़ी गई, और 91 से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 जोड़ी गई। तो इस तरीके से टोटल 8 हो गई, अभी प्रेजेंट में 22 हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 14 जो भाषाएं थीं मूल संविधान में, कितनी थी? 14 थीं, ठीक है। अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण जो है वो पहला संविधान संशोधन था जो कि 1991 में हुआ, उसके तहत भूमि अधिग्रहण को जोड़ दिया गया। दल बदल जो था वो 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ दिया गया। पंचायत जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ दिया गया, और नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ दिया गया। ये चारों पूछ ली जाती हैं, नीचे की यहाँ से सारी पूछ ली जाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्योंकि और सबसे ज़्यादा वो पूछी जाती हैं जो जोड़ी गई हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण, दल बदल, पंचायत और नगर पालिका, ठीक है। तो इनको याद रख लेना। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर था, और अगर सोचिए मैंने इसको जितनी बार मिटाला है उतने सेशन हो जाते अगर हम एक एक क्लास करके करते, और एक एक अगर क्लास करके करते तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे पर्टिकुलर तब इसको और ब्रीफ में पढ़ाएंगे। वैसे मुझे रोका नहीं जा रहा, मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके और पॉइंट बता दें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पे मिलते हैं, ठीक है। नहीं, हम आज ही एक नया बनाएंगे वीडियो, और जो है अभी जो है
बनाए दे रहे हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, कल आपका संडे है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप लोग पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।